हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैजिक क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। ओके, तो हम सभी जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वह होती है जिसको अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो लेकर के पढ़ते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित करने पर समस्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि ये चार आधारभूत संक्रियाएं क्या होती हैं। कह रहा आधारभूत संक्रियाएं पूर्ण संख्या को चार नियम के द्वारा हम लोग जोड़ घटाना करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या निम्नलिखित चार नियमों को पूर्णतः संतुष्ट करती है। इनके अंतर्गत पूर्ण संख्या जोड़ तथा गुणन प्रक्रिया को संतुष्ट करती है, परंतु घटा और भाग की प्रक्रिया के लिए यह नियम पर्याप्त नहीं है। देखिए क्या होता है। पहला तो होता है हम लोगों का सौरक नियम। ठीक है, सौरक नियम क्या होता है। पहला तो होता है हम लोगों का सौरक नियम। सौरक नियम जो होता है ये जोड़ के लिए भी होता है और गुणा के लिए भी होता है। सौरक नियम जो होता है वो जोड़ के लिए भी होता है और गुणा के लिए भी होता है। ठीक है, गुणा के लिए भी होता है। देखिए, सौरक नियम जोड़ के लिए और गुणा के लिए होता है। तो जोड़ के लिए कह रहा है किसी दो संख्या को हम लोग जोड़ते हैं तो उसके उत्तर में कोई तीसरी संख्या प्राप्त होती है, ये सौरक नियम होता है। जैसे 7 और 6 को जोड़ते हैं तो उत्तर में हम लोग को 13 प्राप्त होता है। गुणा के लिए यही कहता है कि किसी दो संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, जैसे 3 गुणे 6 है तो 6 3 18, तो तीसरी संख्या प्राप्त होती है। किसी दो संख्या को हम लोग गुणा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया सौरक नियम। कह रहा है कि किसी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो तीसरी संख्या प्राप्त होती है। जैसे 7 और 6 को जोड़ते हैं तो तीसरी संख्या 13 प्राप्त होती है। ठीक है, किसी और सौरक नियम गुणा के लिए होता है कि किसी दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो तीसरी संख्या प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे 3 और 6 का गुणा करें तो 6 3 18 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये हो गया सौरक नियम। दूसरा होता है हम लोगों का क्रम विनिमय। दूसरा होता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम होता है। क्रम विनिमय जोड़ के लिए होता है और गुणा के लिए भी होता है। ठीक है, तो क्रम विनिमय जोड़ के लिए कह रहा है कोई दो संख्या a और b है तो हम लोग उनको जोड़ें तो वही आएगा जो b और a को जोड़ने पर आता है। ठीक है, या फिर गुणा के लिए कह रहा है कि अगर जो a और b का गुणा करें तो वही उत्तर आएगा जो b और a का गुणा करने पर उत्तर प्राप्त होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर जो हम लोग 5 और 8 को जोड़ें तो वही बात होगी जो हम 8 में 5 को जोड़ें, जैसे उदाहरण में हुआ। ठीक है, इसी तरह से गुणा में अगर जो हम लोग 3 गुणे 5 करें तो सेम वही उत्तर आएगा जो कि 5 गुणे 3 करें। ठीक है, ये हो गया क्रम विनिमय। क्रम को इधर उधर कर देना, क्रम को उल्टा सीधा कर देना, क्रम विनिमय कहलाता है। ठीक है, तो क्रम विनिमय जोड़ में क्या कह रहा है कि अगर जो हम लोग पहले 5 में 8 को जोड़ा या फिर 8 में 5 को जोड़ें उत्तर सेम होगा। इसी तरह से गुणा के लिए क्या कह रहा है, 3 में 5 का गुणा करें या 5 में 3 का गुणा करें। ठीक है, वो सेम उसी तरह से उत्तर आएगा। जैसे कि दाल में रोटी डुबो के खाएं या रोटी दाल खाएं, दोनों बातें एक ही होती है। ठीक है, चलिए अगला क्या होता है हम लोगों का। अगला होता है साहचर्य का नियम। अगला होता है साहचर्य का नियम। साहचर्य नियम क्या होता है, देखिए साहचर्य नियम क्या होता है।
साहचर्य नियम जोड़ के लिए होता है और गुणा के लिए भी होता है। साहचर्य नियम गुणा के लिए भी होता है, ठीक है। साहचर्य नियम गुणा के लिए भी होता है। तो साहचर्य नियम गुणा के जोड़ के लिए क्या होता है? जोड़ के लिए साहचर्य नियम में कह रहा है कि अगर कोई तीन संख्या है ए बी और सी, ठीक है, तो अगर कह रहा है कि अगर जो ए और बी को जोड़ करके इसमें सी को जोड़े तो वही उत्तर आएगा जो कि ए में बी और धन सी करते हैं। तो ए में बी और सी को जोड़ते हैं। तो कह रहा है कि पहले ए और बी को जोड़कर तब सी में जोड़ें, या फिर ए को छोड़ दें, बी और सी को जोड़ के तब जाके ए में जोड़ें, तो दोनों का उत्तर सेम होगा। इसी तरह से कह रहा है कि इसमें साहचर्य का नियम कि अगर जो हम लोग 2 गुणे 3 गुणे 4 लिखते हैं तो इसमें 3 गुणे 4 कर 2 गुणे 3 करके 4 से गुणा कर रहे हैं, या फिर 2 को छोड़ दें 3 गुणे 4 करके फिर 2 से गुणा करें, तो ये उत्तर सेम आएगा। इसको हम लोग कहते हैं साहचर्य का नियम, ठीक है। कह रहा है बंटन नियम जो होता है क्या होता है? अब देखिए बंटन नियम जो होता है ये दोनों को जोड़ लेता है, ये दोनों इसमें आते हैं, जोड़ और गुणा दोनों ही इसमें आ जाते हैं, ठीक है। बंटन नियम क्या होता है? बंटन नियम इसमें बांट के कह रहा है कि 3 संख्या ए बी और सी हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अगर जो हम लोग का क्या करना है, बी और सी को जोड़ करके ए से गुणा करना है, तो इसका मतलब ये है कि ए गुणे बी कर दें और ए गुणे सी कर दें, तो यही उत्तर आएगा जो कि ए बी और सी को जोड़ करके ए से गुणा करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर जो हम लोग यहाँ पे 2 से गुणा करना है 5 + 7 में, ठीक है, तो ये सेम उसी तरह का उत्तर आएगा जो हम लोग 2 से गुणा 5 में करते हैं और उसके बाद से 2 से गुणा 7 में करके दोनों को जोड़ देते हैं। कैसे यहाँ पे देखिए 2 गुणे 5 7 5 12 से गुणा करें, इतना आ गया, ठीक है। और ये 5 दूनी 10 प्लस ये 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये कह रहा है 12 दूनी 24 और ये 14 10 24। क्या कह रहा है ये कि ए का गुणा बी धन सी में करना है, तो ये उसी के बराबर आएगा अगर जो ए गुणे बी धन ए गुणे सी करते हैं तो, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे शून्य के गुण। शून्य के गुण, ठीक है। शून्य जो होता है हम लोग का ये शून्य ना, इसी के गुण के बारे में पढ़ना है कि इसको क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो शून्य के गुण में कह रहा है पहला कि अगर जो किसी संख्या में से शून्य घटाते हैं तो उत्तर में वही संख्या आती है। किसी संख्या में से शून्य घटाते हैं तो उत्तर में वही संख्या आती है। जैसे 5 में से शून्य घटाते थे 5 ही आएगा, ठीक है। किसी संख्या में से शून्य को घटाते हैं तो उत्तर में वही संख्या आती है। दूसरा कह रहा है किसी संख्या में शून्य से गुणा करते हैं तो पूरा उत्तर 0 आ जाता है। किसी संख्या से शून्य में गुणा करते हैं तो उत्तर पूरा का पूरा 0 आ जाता है, ठीक है। गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर, ठीक है। गुणा करने पर ऐसा हो जाता है, शून्य से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो उत्तर 0 आ जाएगा। और जोड़ेंगे तो क्या होगा? जोड़ने पर क्या आता है? वही उत्तर आ जाता है। वही जोड़ने पर क्या आ जाता है? किसी संख्या या फिर घटाने पर वही संख्या आ जाता है, ठीक है। जोड़ने पर या घटाने पर, दोनों पे ही, ठीक है। जोड़ने पर क्या आ जाता है? किसी संख्या में शून्य को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है? वही संख्या मिल जाता है, ठीक है। किसी संख्या में शून्य से गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है, ठीक है। किसी संख्या में अगर जो हम लोग शून्य को किसी संख्या से भाग देते हैं, शून्य को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर 0 आता है, ठीक है। शून्य को भाग देने पर, किसको भाग देने पर? शून्य को भाग देने पर। शून्य को भाग देने पर, शून्य को भाग देने पर किसी संख्या से शून्य को भाग देते हैं तो वो क्या आ जाता है? उत्तर 0 आ जाता है, ठीक है। और किसी भी संख्या से अगर जो किसी भी संख्या को हम लोग
शून्य से भाग देते हैं, किसी अन्य संख्या को शून्य से भाग देते हैं तो उत्तर नॉट डिफाइंड हो जाता है, उत्तर जो है वह अर्थहीन हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि किसी भी संख्या से शून्य का भाग देने पर कुछ भी उत्तर आता है जो वो अर्थहीन हो जाता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि अगर जो शून्य का, पांचवा कह रहा है शून्य किसी भी संख्या का शून्य अगर जो घात हो तो उसका मान 1 आ जाता है। चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, उसका अगर जो क्या हो घात शून्य हो तो उसका उत्तर 1 आ जाता है। चाहे कोई भी संख्या हो उसका घात शून्य हो तो उत्तर 1 आ जाता है। ठीक है, चाहे वो -4 हो, -5 हो, चाहे कुछ भी हो, उसका उत्तर 1 आ जाता है। ठीक है, उसका घात शून्य हो तो उसका उत्तर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ये हो गया हम लोग का शून्य का परगुण। विभाजिता की जांच करना। ठीक है, तो विभाजिता की जांच हम लोग कैसे करते हैं, देखिए विभाज्यता की जांच कैसे होती है कि कौन सी संख्या किस संख्या से कट सकती है। इसका प्रयोग हम लोग मैक्सिमम हम लोग जब लॉसम वसम करते हैं तब करते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से कट सकती है। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 से विभाज्य कौन सी संख्या, सबसे पहले कह रहा है 2 से विभाज्य कौन सी संख्या है, तो कह रहा है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 आता हो, जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 2, 6 और 8 आता हो वो 2 से विभाजित होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, कह रहा जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 आता है वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम लोगों के पास ये संख्या है, अगर जो हम लोग इसको 2 से भाग दें तो ये पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरा कह रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या। 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है, कह रहा है कि अगर जो किसी भी संख्या के अंकों का योग करने पर 3 से विभाज्य होने वाला संख्या आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि कह रहा है हम लोगों के पास एक संख्या है 27, ठीक है, इसके अंक 2 और 7 है, तो ये तो आसान है कि 2 और 7 में 2 + 9 7 करते हैं। एक संख्या हम लोग के पास है 27, ठीक है, इसमें क्या है, इसके अंक हैं, ये 2 है और ये 7 है, दोनों इसके अंक हैं, तो 2 और 7 दोनों को अगर जो हम लोग जोड़ते हैं तो 9 आता है। 9 3 से कटता है, इसलिए हम लोग कहेंगे 27 3 से कटता है, क्या है, 3 से विभाजित होता है, इसलिए हम लोग कहेंगे इसको 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होता है, हमें सभी को पता है 3 से विभाजित होता है। 9 3 से विभाजित होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग कहेंगे 27 भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। अन्य उदाहरण देखते हैं, ये तो आसान था, इसको कर लिए। अन्य उदाहरण जैसे बड़ी संख्याएं कोई आ जाती हैं, मान लीजिए कि हम लोगों के पास है ये से इस तरह की कोई संख्या है, ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि ये 3 इसके अंत में हो तो इसका मतलब नहीं है कि ये 3 से ही विभाजित होगी, क्योंकि कुछ ऐसी संख्याएं जैसे हम लोगों के पास 53 है, ठीक है, ये 3 से कभी भी विभाजित नहीं होता है। 23 है, ये 3 से कभी भी विभाजित नहीं होता है, इसलिए आप लोग ये गलती ना करें कि जिसके अंत में 3 है वो 3 से विभाजित होगा। हमें क्या करना है, हमें इसके अंकों को जोड़ना है, जिसमें 1 है, 6 है और 1 है और 3 है। इन अंकों को जोड़ते हैं तो क्या हो, 6 1 7 7 1 8 है, ठीक है, 8 3 11 11 आ रहा है,
ये क्या होगा, 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 11 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह से कोई दूसरी संख्या हम लोगों के पास हो, मान लीजिए कि 2 6 1 और 3, इसको हम लोग देखते हैं तो इसके अंकों का योग क्या हो जाता है? 2 6 धन 1 धन 3 हो जाता है। ठीक है। तो इसका 2 6 1 धन 3, तो 6 2 8 1 9 3 12 12 आ जा रहा है। 12 3 से विभाजित होगा, 12 जो होगा वो 3 से विभाजित होगा, 12 3 से विभाजित होगा। इसलिए हम लोग कहेंगे क्या होगा कि हम लोगों की ये संख्या जो है 2613 ये 3 से विभाजित है, लेकिन यहाँ पे ये जो संख्या है 1613 ये 3 से विभाजित नहीं होगी। अब अगला होता है हम लोग का कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी? 4 से विभाजिता के नियम। 4 से विभाजिता, तो 4 से कौन सी संख्या विभाज्य है? हम लोग पढ़ेंगे 4 से कौन सी संख्या विभाज्य है। ठीक है। 4 से विभाज्य संख्या, चार से कौन सी संख्या विभाज्य है? ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से विभाज्य होती हैं? तो चलिए देखते हैं। करा किसी संख्या के अंत के 2 अंकों से बनी हुई संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तो हम कहेंगे कि वो संख्या 4 से विभाज्य है। जैसे कि हम लोग का है 3512, ये 12 जो है अंत के 2 अंकों को देखते हैं 12। ठीक है। ये 12 जो है ये 4 से विभाजित हो जाता है। ठीक है। 4 3 12 3 बार में, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये 3512 4 से विभाजित होती है। दूसरी संख्या हम लोग का ऐसे उदाहरण में होता है, अगर मान लीजिए हम लोग का लिखा हुआ है 5,60,332, तो यहाँ पे ये क्या है? हम लोग सीधे कुछ नहीं देखना है इधर, हम लोग को सीधे लास्ट के 2 अंकों पर देखना है कि वो कौन सी संख्या बना रही है। और ये 2 अंक 32 बना रही है। 32 जो होगा वो 4 से कटेगा, इसलिए हम लोग कह देंगे कि ये संख्या 4 से विभाजित होंगी। यह संख्या जो है वो 4 से विभाजित होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है। यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। अगला हम लोग पढ़ेंगे 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। क्या पढ़ेंगे? 5 से विभाज्य संख्याएं पढ़ेंगे हम लोग। 5 से विभाज्य कौन सा होता है? 5 से विभाज्य कौन सा था? कह रहा है कि जिसके अंत में 0 या 5 आए वो 5 से विभाज्य होता है। ये तो बहुत ही सहज है कि जिसके अंत में 0 या 5 आए उसको हम लोग कहते हैं कि 5 से विभाज्य है। कोई भी संख्या हो ऐसे ऐसे ले लो, चाहे 1 लाख ले लो, चाहे 1 करोड़ ले लो, चाहे 1000 ले लो, सभी क्या होंगे? वो 5 से विभाज्य होंगे। ऐसे बीच में कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है, बस लास्ट में 0 हो या फिर लास्ट में हम लोग का 5 होना चाहिए। ठीक है। चाहे कितने भी अंक हो उससे मतलब नहीं है, केवल जिसके लास्ट में 0 और 5 हो वही 5 से विभाज्य होगा। ओके। चलिए 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं? 6 से विभाज्य संख्या 6 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी होती हैं? कह रहा ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से, ठीक है, दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो, दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो वो 6 से विभाज्य होंगे। ठीक है। पूर्णतः विभाज्य हो, जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो वो 6 से विभाज्य होंगी। जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो वो 6 से विभाज्य होंगी। जैसे कि हम लोग का कोई संख्या देख लीजिए, मान लेते हैं हम लोग के पास कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होने वाली कौन सी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं? तो ये है कि 2 और 3
तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या आपकी 27 54, ठीक है 54 है ये क्या, इसको अगर जो हम लोग क्या करते हैं 2 से, इसके लास्ट में 4 है इसलिए क्या होगा 2 से विभाज्य होगा, लेकिन 5 4 नए है, 5 4 नए है इसलिए हम लोग कह देंगे क्या, ये संख्या 54 3 से विभाज्य भी होगी। तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होने वाले 54 हो जा रही है, ठीक है। इसी तरह से 108 हो जाएगा, इसी तरह से अन्य संख्याएं 216 हो जाएंगी, 432 हो जाएंगी। ये सारी संख्याएं क्या है 2 और 3 दोनों से ही विभाज्य है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये संख्या 6 से विभाज्य है, ठीक है। कह रहा 7 से विभाज्य होने वाली संख्या, 7 से विभाज्य संख्या क्या होती है, 7 से विभाज्य होने वाली, ठीक है 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कह रहा है कि ऐसी संख्या जो क्या हो 6 के गुणज में हो और उनका 6 बार 12 बार पुनरावृत्ति होता हो, ऐसी संख्या जिनका 6 बार 12 बार या 18 बार मतलब 6 के गुणज में पुनरावृत्ति होता हो, उसको हम लोग कहेंगे कि वो 7 से कट जाएंगी, ठीक है। मतलब अगर जो हम लोग 6 बार 1 1 1 1 1 लिख दें तो इसका मतलब है कि ये 7 से कटने वाला है, या फिर कोई अन्य संख्या 6 बार लिख दें जैसे कि 3 3 3 3 3, तो ये क्या होगा, ये 6 से कटने वाला 7 से कटने वाला है, 7 से विभाज्य है। कितनी बार लिखा हो, एटलीस्ट 6 बार लिखा हो, ठीक है 6 बार लिखा हो तो 6 से 7 से कटने वाला है, 6 बार लिखा हो तो वो 7 से कटने वाला है। कोई एक ही संख्या 6 बार लिखा हो तो वो 7 से कटने वाला है, या फिर कोई एक ही संख्या 12 बार लिखा हो तो वो 7 से कटने वाला है, या फिर कोई एक ही संख्या 18 बार लिखा हो तो वो 7 से कटने वाला है, ठीक है मतलब 7 से विभाज्य होता है। चलिए अब 8 से विभाज्य संख्याएं कह रहा है कि 8 से विभाज्य संख्या वो होती है जिनके अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभक्त होती हो। अंतिम के 3 अंक से बनी संख्या जो होती है वो 8 से विभक्त होती हो तो उसको हम लोग कहेंगे कि 8 से विभक्त हो जाएगी। जैसे हम लोगों का उदाहरण 8 से विभक्त होने वाली संख्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, 8 से विभक्त होने वाली संख्या, ठीक है 8 से विभाज्य होने वाली संख्या, ठीक है। कह रहा कि ऐसी संख्या जिसको क्या हो, जिसके अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसको हम लोग कहेंगे कि वो 8 से पूर्णतः विभाज्य है। जैसे 14872 जो है इसमें हम लोग अंतिम के 3 अंक देखें तो ये 872 ही है, ठीक है। अगर जो 872 को हम क्या कर देते हैं 8 से भाग कर देते हैं तो 8 एकन्ने 8 आ जाता है यहाँ पे, और ये 7 नहीं जाएगा 0 रख देंगे यहाँ पे 2 रख देंगे 8 9 72, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या हो जा रहा है पूर्णतः कट जा रहा है, ये जो लास्ट का 3 अंक से बना हुआ 872 है ये पूर्णतः कट जा रहा है, इसलिए कहेंगे 14872 जो होगा वो 8 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, क्योंकि अंत के 3 अंकों से बना हुआ संख्या जो है वो 8 से कट जा रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 9 से क्या होता है। 9 से पूर्णतः विभाज्य कौन सा होगा, ठीक है 9 से पूर्णतः विभाज्य कौन सी संख्या होगी, तो देखते हैं 9 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या। 9 के विभाज्य क्या है, 9 से विभाज्य संख्या क्या होगा, 9 से विभाज्य संख्या क्या होगा, 9 से विभाज्य संख्या क्या होगा। कह रहा है कि ऐसी संख्या जिनको अंकों का योग 9 से विभाज्य होता हो, ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य होता हो वो पूर्णतः 9 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे उदाहरण में 4 1 ये दिया हुआ है 0 और 4 4 1 0 4, तो ये क्या होगा इनके अंकों को जोड़ते हैं तो हम 4 धन 1 धन 0 धन 4, तो यानी कि 4 1 5 0 5 ही हो जाएगा, 5 4 9 9 आ जा रहा है। 9 जो होगा 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा, इसलिए हम कहेंगे ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग करते हैं अगला, अगर जो हम लोग कहें 8 2 0 और 8, तो इसमें क्या हो जाएगा 8 2 10 8 18 आ जाएगा। 8 18 जो है वो
9 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि यह 8208 जो होगा वो 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है, चलिए 10 से विभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 10 से विभाज्य संख्याएं जिनके अंत में शून्य आता हो 10 से विभाज्य होती हैं। ठीक है, विभाज्य जिनके अंत में शून्य आता हो, जिनके इकाई के स्थान पर शून्य हो। इकाई के स्थान पर क्या हो? इकाई के स्थान पर शून्य हो, जिनके इकाई के स्थान पर शून्य हो, जिनके इकाई के स्थान पर शून्य आता हो। ठीक है, इकाई के स्थान पर शून्य हो वो 10 से पूर्णतः विभाज्य होंगे, वह 10 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। ठीक है, पूर्णतः विभाज्य होंगी ऐसी संख्या जो इसके इकाई के स्थान पर शून्य हो 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी, वह 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, वह 10 से पूर्णतः विभाज्य होती है, वह 10 से पूर्णतः विभाज्य होती है। ठीक है, ऐसी संख्या जिसके स्थायी इकाई के स्थान पर शून्य हो वो 10 से पूर्णतः विभाज्य होती है। देखिए 11 से पूर्णतः विभाज्य संख्या कह रहा है कि वो संख्याएं जिनके सम स्थानों के योग करने पर और विषम स्थानों के अंकों का योग करने पर, जब अंतर ज्ञात करते हैं विषम स्थानों के अंकों का योग करके और सम स्थानों का अंकों का योग करके, तो जो उत्तर आता है वो 0 या 11 आता है, तो हम लोग कहते हैं कि वो संख्या 11 से विभक्त है। जैसे हम लोग के पास एक संख्या है 3, 5, 4 और 1, तो इसके विषम स्थान के अंक हैं 1, 5 और 1। ठीक है, कौन कौन से? 1, 5 और 1, ये विषम स्थान के अंक हैं। कौन से स्थान के हैं? विषम स्थान के अंक हैं। ठीक है, विषम स्थान के अंक हैं, इसका हम लोग ये करते हैं 1, 5 और 1 का। ठीक है, इसके में से हम लोग क्या घटा देते हैं? सम स्थान के अंकों को घटा देते हैं, सम स्थान के अंकों के योग को घटा देते हैं। सम स्थान के अंक कौन से हैं? 3 और 4, 3 और 4, इसको हम लोग घटा देते हैं इसमें से। विषम स्थानों के अंकों का योग करके सम स्थानों का अंकों को योग करके उसके बाद से जो उत्तर आता है आपस में घटा देते हैं। जैसे यहाँ पे विषम स्थानों का अंकों का योग करने पर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, और इसमें सम स्थानों के अंकों का योग करने पर भी 7 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका? 0 उत्तर। तो यानी कि ये 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ये जो हम लोग का संख्या है 13,541, ये कितना है? ये 13,541, ये क्या हो जाएगा? 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि इसके विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग करके जो अंतर आता है उसका 0 आ जाता है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि 11 से पूर्णतः विभाज्य होता है। ओके, प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।